चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर में स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट है भूगोल यानी जियोग्राफी, उन प्यारे से बच्चों के लिए हम आपको फिर से एक बार टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि वीवीआई प्रकार के प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी का 8वां सीरीज आज का रहा। अगर आज के सीरीज को अगर पूरा आप देख पाते हैं तो भूगोल के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन जो है वो इस चैनल पे हमने करा दिया। उसके बाद 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलाने के बाद टॉप 10 जो है ना, ये टॉप 10 वाला 10 सीरीज चलाने के बाद हम आपको चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव करा देंगे ताकि किसी भी प्रकार से आपका मार्क्स जो है वो कम न जाए। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट कर ले। चलिए, पहला प्रश्न है आज के सीरीज का पनामा नहर से और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिवहन का एक अच्छा क्वेश्चन आपको बताना है। बताइए, पनामा नहर जोड़ती है, किससे किसको जोड़ती है ये पनामा नहर? आपके सामने पहला ऑप्शन है कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, दूसरा है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, तीसरा है सर कि प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से और चौथा है अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। फटाफट से कौन सा ऑप्शन होगा सही जवाब जो है वो आप अपना एक कमेंट में दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही जवाब फटाफट से कमेंट में करेंगे कि आपको क्या लगता है पनामा नहर किससे किसको जोड़ती। आइए, अगर एकदम सही बात अगर कर लेंगे तो अब हम आपको बताते हैं कि सही कौन सा आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये हमने कुछ लिया है इस तरह से आपका वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप पे ही चीज़ों को समझने का हम प्रयास करते हैं। चलिए, ये आपको ज्योग्राफी के अगर विद्यार्थी होंगे तो इतनी बातें तो आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड में अटलांटिक महासागर किधर है भाई, तो ये है, ये रहा आपका अटलांटिक महासागर जो विश्व में ये ऐसा महासागर है जो इस आकार की आकृति बनाता है। याद रखेंगे, प्रशांत महासागर के बाद दूसरा बड़ा गहरा महासागर है। अब ये ध्यान सुनेंगे, इस तरफ याद रखेंगे वो आकार की आकृति बनाने वाला इसको कहते हैं प्रशांत महासागर। याद रखेंगे, इधर से आधा वो बनते दिख रहा है आपको और प्रशांत का आधा हिस्सा इधर है, तो ये मिलेगा तो पूरा ओ का आकार बनाएगा। तो ओ आकार की आकृति बनाने वाला ये प्रशांत महासागर, इस आकार की आकृति बनाने वाला ये कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर। अब क्या था ना कि उत्तरी अमेरिका का जब व्यापार जो है, अगर पानी के बड़े जहाज़ों के रास्ते अगर ये दक्षिणी अमेरिका या फिर मैक्सिको का याद रखेंगे इधर वाला भाग यानी इधर पश्चिमी भाग है अमेरिका का, पश्चिमी भाग पूर्वी अमेरिका का पूर्वी भाग का पश्चिमी भाग से व्यापार करना होता, या फिर अमेरिका को पूर्वी भागों से मैक्सिको के पश्चिमी भाग से व्यापार करना होता, या फिर यहाँ पे किसी इस तरह के देश से जैसे पेरू है, कोलंबिया है, आपका नीचे चिली है, उत्तरी चिली, दक्षिणी चिली, इन तमाम क्षेत्रों से अगर व्यापार करने होते तो जहाज कैसे लाते ये, तो ये उत्तरी अमेरिका से अटलांटिक महासागर ऐसे पूरा एकदम नीचे आते और फिर प्रशांत महासागर में ऐसे जाते और फिर ऐसे कर करके आके ऐसे व्यापार करते। बताओ, है ना बड़ा मुश्किल का काम। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक नहर की खुदाई की गई और यही नहर था आपका पनामा नहर। पनामा नहर यहाँ छोटे से लैंडमार्क का एरिया था, जमीन उठा हुआ भाग था, जहाँ पे आपको एक एक चीज़ हम वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहे हैं कि कैसे अलग अलग जल प्रबंधक की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कैसे पहाड़ी वाला भाग है ऊंचा, यहाँ पे उन पहाड़ियों में भी कैसे पानी के जहाज जाते हैं, सारे कुछ पढ़ाए हैं। यहाँ पे बेसिकली हम सिंपली बात आप समझा ले कि एक लैंडमार्क का एरिया था यहाँ पे, इसको हटा कर करके और यहाँ इधर के समुद्र से मिला कर करके एक नहर का विकास किया गया और इसी नहर को कहते हैं सर पनामा नहर। याद रखेंगे, पनामा नहर इसी को कहते हैं और इसका निर्माण किया गया था 1914 में। ऐसे ही याद होगा जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी
तब, ठीक है। इनसे पहले यहाँ पे आपका सुएज नहर बन चुका था, ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। नीचे वाला कोई सागर को कहते हैं लाल सागर। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली यहाँ पे एक कैनल है, नहर है, इसको कहते हैं सुएज नहर। इसको पनामा नहर कहते हैं। ये बना है 1914 में। अब बताइए कौन से सागर को कौन से सागर से जोड़ रखी है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रखी। एकदम है ना, सिंपल, समझने का खेला है। चलिए ध्यान से सुनेंगे। इसी तरह से सारे डिटेल्स आपको कि यहाँ पे बंदरगाह कौन से है, इस तरफ कौन बंदरगाह है, वो आपको सारे के सारे हम पढ़ा रखे हैं वीडियो लेक्चर्स में। तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स का भी लाभ लेते जाएंगे तो आपका जो तैयारी है ना वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। तो अगर हम सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर यानी बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन क्या है सर आपका सही है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन का सेकेंड प्रश्न। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत सा प्रश्न है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने योग्य प्रश्न। देखिए कई बार ज्योग्राफी में ऐसे आपको सवाल आएंगे कि अगर इंडिया का मैप अगर आपको ध्यान होगा, उन तमाम शहरों के बारे में कुछ विशेष जो शहर है भारत के, उन शहरों के बारे में आपको जानकारी होगा, तो एक दो प्रश्न आप वहीं से ही बना पाइएगा सही। जैसा कि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट पर अवस्थित है? बताइए कौन सा सागर तट पर अवस्थित है? ऐसे शहरों का नाम बताइए आप। क्या पटना सागर तट पे है, बंबई, भोपाल या फिर आगरा? फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर ले सर तो यहाँ पे सही हो जाएगा बंबई। याद रखेंगे कौन सा शहर हो जाएगा आपका? बंबई। बंबई जो है ये केवल और केवल तटीय इलाका पे है, यानी सागर तट के किनारे है। बाकी पटना है, भोपाल है, आगरा है, सब अलग अलग प्राप्त। पटना बिहार में पड़ता है, बिहार के पास कोई सागर नहीं लगते हैं। अगर आपको और बेहतर से समझना है तो चलिए एक हम और आपको मैप ले लेते हैं, वहाँ हम आपको आराम से समझा लें। चलिए ध्यान से सुनेंगे। ये बिहार का है पटना सर, और पटना देखिए यहाँ आसपास कोई समुद्र है? बिल्कुल नहीं है। ये आपका आगरा है जो लखनऊ के पास में ही पड़ते हैं, तो इधर भी नहीं है आपका कोई। आजू बाजू देख लीजिए सब अलग अलग कहीं ना कहीं लैंडलॉक इलाका है, जमीन से जुड़ा हुआ है, समुद्र कहीं नहीं है। आप नीचे में और देख लेंगे, ऑप्शन में क्या था भूल गए। लेकिन बंबई का इलाका देख लीजिए, मुंबई रहा आपका, ये सागर के किनारे है कि नहीं? बिल्कुल है। हाँ एक भोपाल था, भोपाल को आप यहाँ देख पाइएगा। क्या भोपाल आसपास में सागर तट का इलाका है? बिल्कुल नहीं है। तो ये सागर है, ये सागर है। तो कई बार आपको ऐसे दे दिए जाएंगे कि निम्न में से कौन नदी के किनारे शहर नहीं है, तो आपको दे दिए जाएंगे पटना। पटना है कि नहीं है? गंगा नदी के किनारे है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे आगरा, आगरा यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे। भोपाल, तो भोपाल यहाँ पे नहीं होगा। तो या तो नदी से जोड़ के या फिर जैसे कि आपका याद रखेंगे समुद्र से जोड़ करके ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और शहर का नाम ध्यान रखेंगे, कौन सा शहर नदी किनारे है, कौन सा शहर समुद्र किनारे है, कौन सा शहर नदी किनारे नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बंबई, यानी बी ऑप्शन सर सही होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलेंगे और अंतिम स्कोर भी बताएंगे कि हमें कितना सही हुआ, ताकि हम जान पाएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको काफ़ी मार्क्स गेन करने में मदद करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स अचीव करिए, इसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है। आप कहिएगा सर कैसे? तो देखिए 100 नंबर के तो एग्ज़ाम होते नहीं है, लगभग आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है, तो 70 नंबर का एग्ज़ाम होते हैं। 70 में लगभग 50% ऑब्जेक्टिव मान लीजिए, तो 30 से 35 क्वेश्चन आपको मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ही मिल जा रहा है। और इधर 30 नंबर के प्रैक्टिकल में अगर देखें तो 28 नंबर 29 नंबर ऐसे ही आपको मिल जाते हैं, ठीक है। स्कूल से मिल जाते हैं 28 29। तो अगर 30-35 ऑब्जेक्टिव में से 30 ऑब्जेक्टिव भी आप ठीक करके आते हैं, और हमें लगता है कि हमारे सारे सीरीज को आप देख लीजिए ज्योग्राफी को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको 35 क्वेश्चन में से 30-32 क्वेश्चन आप बना के नहीं आए, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो केवल सीरीज को ही देख लेंगे, VVI वाले सारे सीरीज को, तो आपको ये इतने मार्क्स जो है वो गेन हो सकते हैं। तो अगर फर्स्ट डिवीजन अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रयास में आपको ज्योग्राफी में फर्स्ट डिवीजन 60 पार मार्क्स आ जाए। जो तेज विद्यार्थी हैं, अगर हमसे जुड़ करके हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखे हैं, हमारे नोट्स में से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी याद किए हैं, उस पर प्रैक्टिस किए हैं, तो
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ज्योग्राफी में 1995 प्लस ला सकते हैं आप। ये सभी सामान्य विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन के प्रत्येक साल लाते रहते हैं, आप भी ला सकते हो, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा एक नंबर नोट कर सकते हैं आप, मेरा नंबर है 8825376551। चैप्टर वाइज हम आपको वीडियो लेक्चर्स PDF दे देंगे। इसके लिए मात्र एक सब्जेक्ट का 51 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे जोड़ के वीडियो नोट सब चीज देंगे। कोई भी अगर इश्यू, कोई भी समझ में दिक्कत होता है, हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से सॉल्यूशन कर देते हैं व्हाट्सएप पर ही। अगर वहां से आपको नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत रह जाता है फिर भी, तो आप कॉल करके हमें डिस्कस कर सकते हैं उन तमाम टॉपिक के ऊपर में। तो सारी फैसिलिटीज एक विद्यार्थी को दे रखे हैं तैयारी के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका, आप जान रहे हैं कौन हो जाएगा, सॉरी वो हो गया है। अब अगला प्रश्न, अगला तीसरा प्रश्न है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, बताइए। अब जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे, सेशन लेट ना हो जाए। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? क्या हरियाणा करता है, मध्य प्रदेश करता है, पंजाब करता है या बिहार करता है? बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो एकदम बी ऑप्शन एकदम आपका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भारत में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। तो तीसरा का याद रखेंगे, बी ऑप्शन एकदम सर राइट है। सोयाबीन के तेल भी निकाले जाते हैं। महाराष्ट्र नागपुर साइड का इलाका, नागपुर महाराष्ट्र का पश्चिमी वाला भाग है, सॉरी पूर्वी वाला भाग है, तो उधर मध्य प्रदेश से लग जाते हैं। तो उधर साइड में जाइएगा तो काफ़ी आपको सोयाबीन के तेल भी मिलेंगे और अच्छे लगते हैं और सस्ते भी मिलते हैं, उतने महंगे नहीं होते हैं। चलिए ध्यान सुनिए, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? ये पिछले सीरीज का रिपीटेड क्वेश्चन एक डाले ताकि देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। तो चलिए बताइए, कॉफी होगा या फिर गन्ना होगा, गेहूं होगा या फिर रबड़ होगा? तो निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? आप पहले समझ लो रोपण फसल क्या है। सर रोपण फसल उसको कहते हैं ना कि जो खेतों में एक बार लगाते हैं और उसका लाभ हमको एक से अधिक बार मिलता है। मतलब एक बार इसकी कटाई कर देते हैं, फिर ये पौधा उगाता है, ऐसे सभी फसल को हम रोपण फसल कहते हैं। ठीक है, फसल होनी चाहिए, पेड़ की बातें हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे, कॉफी है, गन्ना है, रबड़ है, इसको एक बार काट लेंगे फिर ये उगाते हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका गेहूं। गेहूं रबी फसल नहीं है। गेहूं और चावल ऐसे होते हैं कि खेत में से अगर एक बार आप काट लेते हैं तो दोबारा इसको फिर से बोने होते हैं, तो ये आपका रोपण फसल नहीं है। तो 4 का एकदम राइट ऑप्शन है आपका सी। याद रखेंगे 4 का सी ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए जल्दी जल्दी से, और एक बात और आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे ताकि हम कोशिश में हैं, प्रयास में हैं कि थोड़ा सा नेट की स्थिति हम लोग बना ले, नेटवर्क ठीक ठाक है, ठीक है, 5G फोन वगैरह ले कर करके, और आपके लिए एकदम मस्त, एकदम सांझ के सांझ लाइव का व्यवस्था करेंगे। हम आपको जोड़ करके पढ़ाएंगे और आप जब कमेंट करेंगे हम आपके कमेंट पे आपका नाम लेंगे, आपको बताएंगे कि आपका स्कोरिंग ठीक है कि क्या करेंट में, तब क्या मज़ा आ जाएगा एकदम चैनल से जुड़ने का है। असली में तो वहाँ आपको पता चल पाएगा। तो हम लोग प्रयास में हैं, आप एक प्रयास कर दीजिए कि जल्दी जल्दी दोस्तों के पास इस चीज़ को शेयर करिए, लिंक को, वीडियो लेक्चर्स को उनको बताइए कि एक चैनल है, लोग ज़्यादा क्राउड होंगे, हम आपके लिए एक बढ़िया व्यवस्था धीरे धीरे करते जाएंगे। बताइए, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में? ऑप्शन 1 है बिहार, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश, चौथा है सर तमिलनाडु। फटाफट से सही जवाब आप कमेंट में करिए, क्या आपको लग रहा है। देखिए अब चलते हैं, हम आपको मैप पे ले जाते हैं। बात दरअसल क्या है कि अगर तालाब से या नहर से क्वेश्चन आते हैं तो ये आपका याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल 12th बोर्ड में पूछे जाएंगे, कंपटीशन में भी भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे कि उत्तर भारत में जो उत्तर भारत में सिंचाई के साधनों में मुख्य साधन क्या है? तो उत्तर भारत में याद रखेंगे नहर, क्योंकि उत्तर भारत के कई नदियां हिमालय से जुड़ करके आती है, तो काफ़ी सारे जो नदियां हैं हिमालय से ये नदियां आती हैं। इसके काफ़ी सारे उत्तर से आके मिलने वाली भी नदियां हैं और काफ़ी सारे नदियां दक्षिण से भी आकर करके मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, काफ़ी सारी नदियां हैं। उत्तर में भी सिंधु वगैरह है, सिंधु के भी 5 सहायक नदियां हैं। चलिए ध्यान सुनेंगे,
तो इन नदियों के मान लेते हैं हिमालय से जो नदियां हैं तो इनको तो सालों भर बर्फ के पिघलने से पानी मिलते हैं, तो इनके नाहर में अगर इन नदियों से हम नाहर निकाल दे, छोटी बड़ी नदियों से, तो नाहर में भी पानी सालों भर रहेंगे, तो जिनसे आराम से पटवन हो सके। लेकिन दक्षिण भारत में इधर पहाड़ी वाले ऐसे क्षेत्र है कि इधर से जो नदियां निकलती है तो छोटी बड़ी नदियां निकलती है, उत्तर भारत की अपेक्षा तो उतनी नदियां नहीं है, लेकिन ये नदियां मौसमी नदियां है। इस नदी में पानी मौसम के आधार पे ही होते हैं, मौसम खत्म हो जाता है वर्षा ऋतु का तो बहुत जल्द ही इस नदियों में पानी खत्म हो जाते हैं। तो नदी से अगर हम नाहर निकालेंगे तो इन नहरों में भी पानी नहीं आएंगे। तो इधर पटवन का सबसे बढ़िया सिंचाई का साधन होता है कि एक बड़ा बड़ा जलाशय बना लेते हैं लोग तालाब की तरह और उसी से सिंचाई करते हैं। तो सवाल दो तरह के, अगर आपसे जब भी तालाब की बात आती है तो ये याद रखेंगे दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो तालाब है या कोई जलाशय। अगर उत्तर भारत में बात कर लेंगे तो आपका हो जाएगा नाहर। लेकिन सवाल कितना घुमा के दिया है, न तो उत्तर भारत में पूछ रहा है और न ही आपसे दक्षिण भारत में पूछ रहा है। तो जब भी कह रहा है ना कि तालाब से सिंचाई होता है तो एक तो भूल जाओ कि उत्तर भारत में तालाब से कोई सिंचाई फिंचाई अब नहीं होते, तो ये जब भी होते हैं तो दक्षिण भारत में ही होंगे। तो आपको दक्षिण भारत के कोई राज्य देखने हैं कि कौन से राज्य जो है वो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, बताइए ये आपका ऑप्शन है कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य है। तो दक्षिण में आप देख सकते हैं एक ही राज्य आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो है आपका तमिलनाडु। याद रखेंगे कौन है, तमिलनाडु। बाकी उत्तर में है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, सब उत्तर साइड में है, कोई उत्तर पूर्व साइड में है, कोई किधर है। तो सही बात याद रखेंगे, सही जवाब एकदम पूरा का पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु होगा। ये साउथ इंडिया का एक स्टेट है, एकदम दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। तो पांचवा के डी ऑप्शन सही है। एकदम आराम से आपको समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं, सभी सीरीज के प्रश्नों को एकदम बारीकी से समझ जाना है। ऐसे समझिएगा तो लंबे समय तक आपके मानसिकता में एकदम फिट रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखें खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका इतिहास एक अपना बहुत ही पुराना है और आपको बताना है कि खेतड़ी भारत में क्यों प्रसिद्ध है। कोयला उत्पादन के लिए, बॉक्साइट उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए या फिर सोना उत्पादन के लिए। बताइए, ये नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा। खेतड़ी की बात कर लेंगे तो ये याद रखना है राजस्थान का इलाका है। कहाँ का इलाका है, राजस्थान का इलाका है। राजस्थान में ही पड़ता है सर खेतड़ी, राजस्थान में क्या पड़ता है तो खेतड़ी पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये रहा आपका राजस्थान का लगभग भाग, ये याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। और यहाँ खेतड़ी जो है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि हड़प्पा वाले क्षेत्रों में तांबा जो है वो कहाँ से आते हैं तो मेसोपोटामिया से तो आते ही आते थे। और राजस्थान के ये तमाम खेतड़ी का जो इलाका है इधर से भी काफ़ी सारे तांबा का उत्पादन कर करके और तांबा और टीना मिला करके कांसा बनाए जाते थे। तो ये खेतड़ी का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है हमारा, ये याद रखेंगे तांबा उत्पादन से, ठीक है। अगर सीरीज से लाभ मिल रहा होगा तो एक एक लाइक भी दबाते चलेंगे। जो आदमी एक लाइक मार दिए हैं बच्चे दोबारा लाइक एकदम नहीं मारिएगा, तो बस एक ही लाइक आपको मारने हैं, फटाफट से मार के हमारा मनोबल को बढ़ाइए आप। चलिए साथ में प्रश्न देखते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है आपका। फरीदाबाद और उदयपुर, दो जगह के नाम याद रखेंगे, दोनों में से कोई आपको आ सकते हैं। उदयपुर किस राज्य में स्थित है, बताइए। झारखंड में है उदयपुर, राजस्थान में है या फिर पंजाब में है या फिर हरियाणा में। बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे क्या है, पहले आप लिख लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है। वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद अपना एकदम आराम से अपना जवाब दे दीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सही लग रहे हैं। उसके बाद मेरे जवाब का आप इंतजार करिए। ये याद रखेंगे राजस्थान का इलाका, राजस्थान में ही आपका तमाम तरह के दो क्षेत्र पड़ते हैं। याद रखेंगे उदयपुर कह लीजिए, जोधपुर कह लीजिए, जयपुर कह लीजिए, ये सारा का सारा जो इलाका है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। याद रखेंगे कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान में और जो गुजरात से लेकर के अरावली की पहाड़ियाँ जो दिल्ली तक जाती है, तो इस पहाड़ी के सबसे ऊंची वाली जो चोटी है उस पर माउंट आबू भी पाए जाते हैं। तो कई बार आपसे पूछेगा कि माउंट आबू कहाँ है, तो ये जैन धर्म का दर्शन का केंद्र भी यहाँ पे काफ़ी सारे ओम शांति वाले भी जो लोग हैं यहाँ जाते हैं। तो ये है आपका राजस्थान के ऊपरी पहाड़ियों वाले भागों में, अरावली की ऊंची चोटियाँ में, इसको कहते हैं माउंट आबू। पर्वत का पहाड़ का नाम क्या है, माउंट आबू,
ठीक है। तो माउंट आबू भी राजस्थान में है, जोधपुर भी राजस्थान में, जयपुर भी है और आपका उदयपुर भी राजस्थान में। सही जवाब आपका यहाँ पे राजस्थान सही होगा, बी ऑप्शन एकदम राइट है। फटाफट से अब हम अगले सवाल देखें। कई बार आपसे फरीदाबाद पूछ लिया जाएगा, तो फरीदाबाद कहेगा तो याद रखेंगे हरियाणा में पड़ता है, एगमार्क का मुख्यालय भी फरीदाबाद में ही है। चलिए अब हम देखें, जल्दी से देखें, मात्र 3 प्रश्न हमारे साथ है। आज थोड़ा सा सेशन लंबा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको हर सेशन में कुछ ना कुछ खास सीखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप रटो नहीं, आप आराम से समझ जाओ, क्योंकि समझी हुई बात ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगी। चलिए प्रश्न है आपके सामने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है, हजारीबाग में है, या भिलाई में है, या फिर कोलकाता में? सही जवाब दीजिए। कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, बिलैया छड़प गया छत्तीसगढ़, हजारीबाग सब लोग जानते ही होंगे, ये आपका झारखंड में पड़ता है, जमशेदपुर झारखंड में पड़ते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना याद रखेंगे 1907 ईस्वी में की गई थी, अंग्रेजों के टाइम में। उस समय वर्ल्ड में ये 7 नंबर पे ये कंपनियां भारत की आती थी। 1907 में है, लगभग चौथे या 7वें स्थान जो है वो वर्ल्ड में इस कंपनी को प्राप्त थी। याद रखेंगे विश्व के टॉप 10 बड़े स्टील प्लांट जो थे, आयरन स्टील कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में आयरन माने लोहा, और स्टील का मतलब बोलते हैं इस्पात, लोहा इस्पात कंपनी, ठीक है। तो टॉप 10 में ये आता था अपना इंडिया का। इसके नींव भारतीय देने वाले हैं, ठीक है, जमशेदजी जी जमशेदपुर में दिए थे। कब? तो 1907 में, ठीक है। कौन से जगह पे पड़ता है, कौन से राज्य में? तो याद रखेंगे झारखंड। चलिए इतने सवाल आपसे, इनसे किसी तरह से बन सकते। कई बार देगा कि जमशेदपुर किस राज्य में, तो झारखंड आपको मारने हैं। और याद रखें टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ? तो जमशेदपुर में। कब बना? तो 1907 में। चलिए मात्र 2 प्रश्न और है, फटाफट से देख लीजिए, आज के सेशन से आपको लाभ जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिए, भारत में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? बताइए जनाब, पहली बार सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है आपके सामने अहमदाबाद, दूसरा है आपका गुजरात, तीसरा बंबई और चौथा है आपका लखनऊ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए पहली बार अगर याद रखेंगे हमारे भारत में अगर सूती वस्त्र आधुनिक रूप से जो है ना वो नींव रखी गई थी कोलकाता में, लेकिन आप सब जानते हैं कि कोलकाता का वो इंडस्ट्री नहीं चल पाया, कोलकाता का वो इंडस्ट्री बंद हो गया। उसके बाद दूसरी अगर बात कर लेंगे जो मुख्य रूप से पहली मानी जाएगी, चूंकि वही इंडस्ट्री चल पाया है, और ये है आपका बंबई। बंबई में 1854 ईस्वी में याद रखेंगे काबस जी नाना भाई डाबर के द्वारा एक सूती वस्त्र उद्योगों की मिल जो है वो शुरुआत की गई। 1854 ईस्वी ये डेट याद रखेंगे, यानी अंग्रेजों के समय में स्टील कंपनियां से पहले की बात आ रहे हैं। काबस जी नाना भाई डाबर ने याद रखेंगे बंबई में सूती वस्त्र बनाने की कारखाना खोले आधुनिक रूप से, ठीक है। ये इंडस्ट्री चल पड़ी, उसके बाद तमाम तरह के सूती वस्त्र उद्योग बंबई में लगने लगे और धीरे धीरे करते करते बंबई सूती वस्त्रों की महानगरी बन गई। काफी सारी इंडस्ट्री सूती वस्त्र के बंबई में लगे और महानगरी। अब क्यों बंबई में सूती वस्त्र उद्योग चला, कोलकाता में क्यों बंद हो गया, वहां क्यों नहीं चल पाया, ये तमाम तरह की चीजें चैप्टर के ऊपर में हम लोग पढ़ा रखे हैं। अगर आप लाभ लेते हैं 51 रुपया के तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो 9 के यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम क्या है, राइट। और आज का अंतिम प्रश्न जब हम आपसे चाहते हैं कि आप सब सही करके जाए, कितना भी नए बच्चे पहली बार आए हैं सब लोग सही करके जाए। बताइए बिहार में डालमिया नगर बताना है आपको। डालमिया नगर के नाम सुने होंगे, 10th क्लास के ज्योग्राफी ही पढ़े होंगे, तो शायद अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आप बना लेंगे। इसके लिए कोई 12th की ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत भी ना है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, मखाना के लिए, चमड़ा के लिए, सीमेंट के लिए। एकदम लिख के कमेंट में दीजिए कि रेशम के लिए, मखाना के लिए, या चमड़ा के लिए, या सीमेंट के लिए। एकदम हम सही जवाब की बात कर लें तो बिहार का ये डालमिया नगर सीमेंट के लिए एकदम प्रसिद्ध है। आप सीमेंट के बोड़े पे भी देखे होंगे, पुराने सीमेंट के बोड़े आते थे उसमें डालमिया सीमेंट करके लिखे होते थे, ठीक है।
तो ये रहा आपका टॉप 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। अगर लाभ मिला होगा तो लाइक वगैरह जरूर करिए, शेयर करिए, और हम अगली बार लेकर के आएंगे आपका 9वां सीरीज और एक सीरीज और, मतलब 2 सीरीज और लाएंगे। तो टॉप 10 क्वेश्चन का 10 सीरीज कंप्लीट करा देंगे, 100 क्वेश्चन लगभग ज्योग्राफी के। तो चलिए लाभ लेते रहिए इसी तरह से, हमारे चैनल से जुड़ करके हम आपके लिए एकदम अग्रसर तात्पर रहेंगे, हमेशा कुछ न कुछ आपके लिए ले करके आते रहेंगे, जिनसे काफ़ी आपको बोर्ड परीक्षा में फायदा हो सके और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।